आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8 की, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना, 11th की। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है। और या फिर ऐसे भी ये सवाल पूछ सकता है कि डिफाइन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल। वो पूछ सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन और या फिर ठीक है ना, वो कह रहा है जी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करो इनकी अपनी अपनी एग्जांपल के साथ। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है और दोनों के सवाल एक ही हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसमें क्या होता है? इसमें ये हो रहा होता है, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ए है, ये रिएक्टेंट है। जैसे ये बी प्रोडक्ट के साथ मिलेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा सी, और जो सी प्रोडक्ट बनेगी ना, ये सी प्रोडक्ट ये दोबारा से टूट कर रिएक्टेंट बना देगी, ठीक है ना। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी है, ठीक है ना, इन्होंने रिएक्शन किया, क्या बना दिया, सी प्लस डी प्रोडक्ट बना दी। और ये सी प्लस डी जो सी प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट ने दोबारा रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट ए और बी बना दिए, और इसी तरीके से ये ए और बी दोबारा बन गए, और फिर ए और बी दोबारा से रिएक्ट करेंगे, दोबारा से रिएक्ट करने के बाद सी और डी प्रोडक्ट बना देंगे, और सी और डी प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे। यानी कि ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर प्रोडक्ट बन रही है लेकिन दोबारा से प्रोडक्ट रिकम्बाइन होने के बाद, ऐसा रिएक्शन कि जिसके दौरान प्रोडक्ट बन रही है और वो जो सी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो सी है वो दोबारा से रिकम्बाइन होती है और रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन के जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन ना हो रही हो, यानी कि रिएक्टेंट्स मिले, रिएक्टेंट्स मिलने के बाद प्रोडक्ट बना दें और प्रोडक्ट टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए, या फिर ऐसे रिएक्शन के जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट तो बना दें लेकिन प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। इन्हें कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पहला चैप्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन, और ये होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, जब दोनों रिएक्शन प्रोसीड हो रहे होते हो, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रिवर्स रिएक्शन भी उसी रिएक्शन में हो रहा हो, ठीक है ना। फॉरवर्ड और रिवर्स, एक केमिकल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों प्रोसीड हो रहे हों तो वो जो सा केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन कौन सी टाइप वाला होगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला होगा। और ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो ना, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा हो, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन ना हो रहा हो, ये वाला रिएक्शन ना हो रहा हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन की टाइप को कहते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन की टाइप है, इरिवर्सिबल वाली। दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइन, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते कंबाइन होने के बाद, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये दो एरो के निशान से,
कि रिएक्शन जो सा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक एरो से कि भाई रिएक्शन जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा। इसी तरीके से आगे तीसरा पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ओनली ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में एक वक्त ऐसा आएगा कि ए बी और सी, यानी कि रिएक्टेंट्स की जितनी कंसनट्रेशन होगी ना वो सारी की सारी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। इसको कहते हैं इस रिएक्शन के इस मरहले को, रिएक्शन के इस मरहले को कहते हैं, ये कौन सा मरहला है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, कि जिसमें रिएक्टेंट की जो सी कंसनट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के इक्वल हो जाए ना, तो रिएक्शन के इस मरहले को कहते हैं, कौन सा मरहला है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है ना, ये देखें इसमें है जी ए बी सी डी, ए बी सारे के सारे अगर इसकी कंसनट्रेशन होगी है जी फॉर एग्जांपल 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी मोलर कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी भी मोलर कंसनट्रेशन इतनी है 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 5 मोल मौजूद हैं। ये प्रोडक्ट के 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रोडक्ट के हर 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 मोल मौजूद हैं इस प्रोडक्ट के। इस प्रोडक्ट के यानी कि जो सा है ना कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर आपने ठीक है ना 10 मोल लिए हुए हैं, 10 मोल लिए हुए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 10 मोल लिए हुए हैं, तो एवरी 5 डेसीमीटर क्यूब, हर 5 डेसीमीटर क्यूब वाले एरिया में रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो सी होगी वो इक्वल होगी किसके, हर 5 डेसीमीटर क्यूब एरिया में मौजूद रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के, वो भी 5 ही होगी। ठीक है ना, ये है कि कंटेनर में अगर आपने 10 मोल लिए हुए हैं रिएक्टेंट्स, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, बस आपने ये याद रखना है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस मरहले को कहते हैं, ये कौन सा मरहला है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। ये कौन सा मरहला है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। ये कौन सा मरहला, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जैसे ही 5 मोल अगर आप ले लेते हो 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपने रिएक्टेंट लिए, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपने रिएक्टेंट लिए, ठीक है ना, तो सारे के सारे रिएक्टेंट की मोलर, सारे के सारे रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो गई, ये सी में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में चेंज हो गए, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन हो जाएगी 0, यहाँ पर 0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच जाएंगे रिएक्टेंट, और यहाँ पर इतने प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इक्वल नहीं रहती, रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के इक्वल नहीं रह पाती, और ये कौन से रिएक्शन की एग्जांपल है, यह है जी रिवर्सिबल रिएक्शन, यह है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। नो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ प्रेजेंट, नो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ओनली ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ओनली ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में, ये जो सा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में
इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम ऑक्यूपाई होगा, इस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो सा ये चलता ही रहता है। ठीक है ना, ये क्या होगा कि ए प्लस बी जो उनसे हैं ये रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होने के बाद फिर रिएक्टेंट बना देंगे, फिर रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे, और प्रोडक्ट फिर से रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट बना देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस जो सा है ये चलता रहेगा, ये रिएक्शन चलता ही रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज इनकम्प्लीट रिएक्शन, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सा रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें रिएक्टेंट सारे के सारे कंप्लीटली चेंज्ड हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर ये जो सा रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें सारे के सारे जो से रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो सी प्रोडक्ट है ना वो वापस से चूँकि रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकती, तो इसलिए ये रिएक्शन एक वक्त ऐसा आएगा कि कंप्लीट होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे ना, C+D प्रोडक्ट में चेंज हो गए, उस वक्त ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। इसमें 3 रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी एग्जांपल में। सबसे पहला रिएक्शन है जी ये वाला रिएक्शन है कि जिसमें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है और क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है। ठीक है ना, इसको हम हैबर्ट्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसमें हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 3 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 3 इधर आ गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम्स ये, 2 3 6 हाइड्रोजन के एटम्स ये, 2 नाइट्रोजन के एटम इधर और 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर हैं। और फिर इसी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जैसे ही हम ऑक्सीजन में तब्दील करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये सल्फेट बना देगा, सल्फेट बना देगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स है ना, तो 2 इधर, 2 3 6 हाइड्रोजन के एटम्स ये बन गए, 2 ये और मैं 2 इधर लगा देता हूँ, 2 दूनी 4 5 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 2 सल्फ़र के एटम्स ये हैं, 2 ही सल्फ़र के एटम्स ये हैं। इसी तरीके से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ मिलता है तो ये भी कौन सा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स उधर हैं, 2 ही आयोडीन के एटम्स, 2 एकम 2 जिसके साथ कुछ नहीं होता है उधर 1, 2 एकम 2 हाइड्रोजन के एटम इधर, 2 आयोडीन के एटम इधर भी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में ये आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ना तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही H2O बनेगा तो यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा, तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर हैं। ये भी क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि इर नहीं जा रहा रिवर्सिबल डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है इर नहीं जा रहा रिवर्सिबल रिवर्स डायरेक्शन में, ये जो सा रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरीके से आगे है जी, जब HCl जो उनसे है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो ये भी क्या है, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें NaCl बनता है और प्लस H2O बनता है। फिर इसी तरीके से आगे है जी HNO3 है, हाँ नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जैसे ही NaOH के साथ मिलता है तो उस दौरान ये क्या बना रहा होता है, उस दौरान ये सोडियम नाइट्रेट बना रहा होता है, और प्लस और क्या बना रहा होता है, H2O। ये भी रिएक्शन इरिवर्सिबल डायरेक्शन में नहीं जा सकता,
रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ये तीनों के तीनों रिएक्शन जब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकते तो ये कौन से रिएक्शन है, ये कौन से रिएक्शंस की एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।